तो दोस्तों हमारे साथ है आज अतुल दहाले जी, कैंडिडेट मास्टर अतुल दहाले। अतुल, आज हम आपसे यहाँ बातचीत कर रहे हैं और एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं आपकी शतरंज की जर्नी। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि शतरंज में आए कैसे, किसने सिखाया और कैसे चेस से जुड़े? वैसे पहले पहले तो शुक्रिया, आप इंटरव्यू ले रहे हो, थैंक यू। शतरंज की शुरुआत मेरी हुई 2000 साल में, मतलब तब मेरी उम्र लगभग 11 साल थी। तो मैं एक्चुअली एक जगह जाता था ट्यूशन में, वहाँ पे मैं मैथ्स सीखता था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्लास के पहले या क्लास के बाद चेस खेलते थे, तो उनको मैं लगभग 1 साल तक देखते रहता क्या कर रहे क्या नहीं। और वहाँ पे जो हमारे टीचर थे मैथ्स के, मेरे फर्स्ट कोच भी वही है, बुद्रुककर सर उनका नाम है, राजेश्वर बुद्रुककर। तो वो उनको सिखाते थे। तो देख देख के मुझे सारे रूल्स, तो दोस्त थे तो वो भी बताते थे रूल्स वगैरह ये वो, तो मैं सीख गया रूल्स 1 साल के अंदर, मतलब सिर्फ देख के, किसी ने पढ़ा है नहीं एक्चुअली। तो एक दिन सर मुझे बोले कि तू हर दिन देखता है, कभी खेलता नहीं है, आज खेल के देख। तो मैंने पहली बार गेम खेला और मैं जीत गया। तो बोले तुझे तो आता है। फिर उन्होंने, वो मेरे गांव के ही थे, मतलब जहाँ से मैं हूँ, मैं बुद्रुक से हूँ, छोटे गांव से। तो वो मुझे पापा से बात किया उन्होंने कि ये चेस आप इसको बैठाने दो। तो मैं बैठने लगा, उनके साथ खेलने लगा। पहले तो सिर्फ खेलता था मैं। तो वैसे चेस की शुरुआत हुई और फिर बाद में सीखते सीखते मैं टूर्नामेंट्स खेलने लगा। फिर गणपति टूर्नामेंट, हमारे इधर गणपति में टूर्नामेंट्स होती थी, वो मेरी सबसे पहले टूर्नामेंट थी, वो भी खेला। तो उसमें भी मैं प्राइज़ जीता। तो और मेरे स्कूल में राकेश सर है, वो हमेशा हर साल, अभी भी चालू है टूर्नामेंट, 25 साल हो गए उस टूर्नामेंट को। वो टूर्नामेंट्स लेते हैं हर साल एक बार उनके मम्मी के मेमोरियल में। तो वो टूर्नामेंट मैंने खेली थी और मुझे फर्स्ट एक बार प्राइज़ मिला। उसके बाद मुझे चेस बोर्ड मिला घर पे। उसके पहले मैं जिद करता था मुझे चेस बोर्ड चाहिए खेलने के, नहीं तो मैं बाहर ही खेल सकता हूँ। तो उसके बाद मुझे पापा ने बोला इस टूर्नामेंट में प्राइज़ जीत, फिर तुझे चेस बोर्ड दूंगा। तो मैंने 25 रुपये का चेस बोर्ड उसके बाद मुझे मिला था, प्लास्टिक का। तो उस तरह से शुरुआत हुई और अभी चालू है। आपके खेल जीवन में, शतरंज जीवन का सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से खुशी वाला मोमेंट कौन सा था अभी तक? सबसे ज़्यादा खुशी वाला अभी बोल सकते हो रिसेंटली कि मैं कैंडिडेट मास्टर बना, क्योंकि 2008 में मेरी रेटिंग जो थी वो 2100 पार हुई थी। और मैं सुब्रत राय मुखर्जी जो टूर्नामेंट दिल्ली में हुई थी उसमें मैं खेल रहा था, और तब मेरी 21 रेटिंग थी। तो उसके बाद मैं 2000 2100 रेटिंग के अंदर ही घूमता था, मतलब लगभग 14 साल हो गए। उसके बाद 2022 में मैंने फाइनली वो 2200 रेटिंग का जो आंकड़ा है वो क्रॉस किया। उसके बाद मैं बहुत खुश हो गया था। मतलब कुछ जीता नहीं, मतलब मैंने बहुत सारी पहले टूर्नामेंट्स जीती है, रेटिंग टूर्नामेंट भी मैंने 3 बार जीती है, स्टेट टूर्नामेंट भी जीती है। पर वो जो था कि इतने सालों के बाद जो बैरियर था, मेरे मेंटल बैरियर था 2200 रेटिंग क्रॉस करने का, वो होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ओके, आप अगर बोलना चाहो लोगों को कि चेस क्यों खिलाना चाहिए अपने बच्चों को, तो क्या बोलोगे? मतलब जो छोटे हैं उनको अगर खेलना चाहो तो बहुत सारे दूसरे फ़ायदे भी होते हैं। मतलब मज़ा तो आता है चेस खेलने में, और ऊपर से आपका जो कैलकुलेशन करना या फिर आप बोलते हैं कंसंट्रेशन होना, ये सारी चीज़ें जो होती है चेस से बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं जब चेस स्टार्टिंग में खेलता था तो मेरी पढ़ाई में उसका बहुत मुझे लाभ हुआ था, क्योंकि मैं मेरे स्कूल में टॉपर था। और फिर बाद में मुझे इंजीनियरिंग का भी मौका था, पर मैं चेस इतना ज़्यादा दीवाना था, ऐसा बोल सकते हो कि मुझे लगा कि चेस ही खेलना चाहिए। और उस टाइम पे इंजीनियरिंग वगैरह सब करने के लिए उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो मैंने डिसाइड किया कि चेस में कंटिन्यू करते, इसमें लाइफ बनाते। और मैं खुश हूँ अभी चेस में। चेस की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है, आज जो भी हूँ मैं वो सब कुछ चेस में हूँ। और मेरे फैमिली से, मेरे इधर से मैं पहला हूँ जिसने बहुत सारे देश घूमे हैं मैंने तो पूरी दुनिया, पूरी तो नहीं पर बहुत सारी दुनिया मैंने देखी है। मेरी वाइफ भी है, वो भी फॉरेन से है। अगर मैं चेस नहीं खेलता तो मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें होती थी। ओके अतुल, तो आज हम आपका एक गेम देखने वाले हैं। कौन सा गेम दिखाने वाले हो? मैं मेरा एक गेम दिखाऊंगा जिसमें मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ग्रैंड मास्टर्स के साथ जीता था। 2010 में दिल्ली ओपन टूर्नामेंट हुई थी, नियाज़ मुर्शिद के साथ गेम था। वो बांग्लादेश के ग्रैंड मास्टर है, मुझे लगता है वो एशिया के भी टॉप मोस्ट प्लेयर रह चुके हैं उस ज़माने में, मतलब उनके ज़माने में। तो उनके साथ जब मैंने पहली बार जीता था तो गेम कैसा हुआ था वो आज भी मुझे बहुत पसंद है। तो देखते हैं। ठीक है, आज देखते हैं आपका बेस्ट गेम। यस। तो आज जो मैं आपको गेम दिखाने वाला हूँ ये मेरे लाइफ का फर्स्ट
विक्ट्री है ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट। ये गेम खेला था मैंने 2010 में पार्श्वनाथ इंटरनेशनल ओपन, अब दिल्ली इंटरनेशनल ओपन है। मेरे अपोनेंट थे ग्रैंड मास्टर नियाज मुर्शद, जो बांग्लादेश के बहुत ही फेमस प्लेयर है और एशिया के भी एक ज़माने के टॉप प्लेयर रह चुके हैं। उस गेम से पहले मैंने उनके गेम्स भी देखे थे, प्रिपरेशन किया था, तो वो G3 सिस्टम बहुत बार खेलते थे। तो इस गेम में उन्होंने शुरुआत की C4 से, तो उसके बाद मैंने C5 खेला, तो उन्होंने नाइट C3 खेला यहाँ पे। नाइट C3 के बाद मैंने बोला नाइट F6 और नाइट F3 उन्होंने खेला। तो मैं वेट कर रहा था कि कब वो G3 खेलेंगे, तो इसलिए मैंने खेला E6 मूव। उस टाइम पे मैं किंग्स इंडियन ओपनिंग नहीं खेलता था, मैं ज़्यादा करके क्वींस इंडियन डिफेंस या फिर आप बोल सकते हो निम्जो इंडियन ओपनिंग खेलता था। तो इस पोजीशन में उन्होंने मुझे पहला सरप्राइज़ दिया। वो सरप्राइज़ था कि उन्होंने खेला E3 मूव। अभी इसके बाद तो मुझे पता, मतलब मैं नॉर्मली खेलता था पर मुझे पता नहीं था कि वो इसके बाद क्या खेलेंगे, तो मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो मैंने बोला कि क्वींस इंडियन डिफेंस जो है मैं खेलता हूँ, इसके लिए मैंने खेला D5 मूव। सेंटर पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने खेला D4 यहाँ पे। तो D4 के बाद मैंने मेरा पीस डेवलप किया नाइट टू C6, उन्होंने कैप्चर किया D5 के ऊपर, मैंने भी कैप्चर किया D5 के ऊपर। इसके बाद मेरा बिशप ओपन हो गया है। तो इस पोजीशन में उन्होंने खेला बिशप E2। अभी मैं चाहता था कि बिशप E7 खेलूँ, पर मुझे थोड़ा लग रहा था कि वो D कैप्चर C5 मारेंगे तो बिशप C5 खेलना पड़ेगा। उसके बाद मेरा D5 का पॉन जो है वो आइसोलेटेड हो जाएगा। हालांकि वो पोजीशन नॉर्मल है, पर मुझे लगा कि क्यों आइसोलेटेड पॉन पोजीशन खेलना है, वो भी एक ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट। तो मैंने सेफ खेलने के लिए C कैप्चर्स D4 मारा, उन्होंने E कैप्चर्स D4 मारा यहाँ पे। तो पोजीशन जो है पूरी सिमेट्रिकल हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने खेला बिशप E7, जस्ट डेवलपिंग द पीस यू कैन से। तो उन्होंने खेला नाइट E5। तो नाइट E5 के बाद उनका आइडिया है कि C6 के ऊपर कभी मारे तो मेरा पॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, C6 पॉन सेफ रहेगा, पहले करते हैं कैसल। तो कैसलिंग करने के बाद उन्होंने नाइट कैप्चर C6 मारा, B कैप्चर C6 और इसके बाद उन्होंने खेला कैसलिंग। तो अभी देखो B कैप्चर C6 के बाद मेरे रूक को ये फाइल जो है वो मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी फाइल जो है वो पूरा उसका कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि उनकी एक आइडिया भी थी कि बिशप G5 खेलना। तो अभी रूक B8 के बाद B2 का पाउन जो है वो मर रहा है, तो वो बिशप जल्दी खेल नहीं सकते। तो B2 के पाउन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने खेला नाइट A4। ये नाइट A4 B2 का पॉन सपोर्ट तो कर रहा है, उसके अलावा वो नाइट C5 पे भी कभी भी आ सकता है। तो अभी मुझे पता चल गया कि वो बिशप तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो या फिर और भी एक चीज़ है, बिशप F4 आके रुक के ऊपर अटैक हो सकता है। तो मैंने खेला बिशप टू D6 ताकि बिशप H2 पे ऊपर अटैक किए। तो उन्होंने खेला बिशप G5, मेरा नाइट पिन हो गया है। बिशप G5 के बाद मैंने उसको खेला H6, बिशप के ऊपर अटैक। उन्होंने बिशप H4 खेला। अभी मैंने सोचा कि मेरा रुक गेम में अभी तक आया नहीं है, तो उसको गेम में लाते हैं। मैंने खेला रुक टू E8। रुक E8 के बाद उन्होंने खेला बिशप टू D3। अभी पूरी पोजीशन में मेरे सारे पीसेस ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं। बिशप जो है C8 का अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए मैंने खेला बिशप G4। मेरी आइडिया थी कि क्वीन C2 आ जाएगा तो कभी ना कभी यहाँ पे भी मैं कुछ कर सकता हूँ, बिशप H5 भी जा सकता हूँ, पर उन्होंने मुझे सरप्राइज किया इस पोजीशन में। उन्होंने खेला F3, जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई अपना किंग का कैसल पोजीशन है वो क्यों खराब करेगा। क्वीन C2 जो मूव है वो बहुत नेचुरल है, C6 के ऊपर अटैक के बिशप भी कनेक्ट हो रहा है, सब बढ़िया चलेगा। पर उन्होंने खेला F3, शायद उनको मुझे सरप्राइज करना था इसलिए खेला। तो मैंने बोला कि चलो क्वीन C2 बाद में भी वो खेल सकते हैं, तो पहले आ जाओ BD7, C6 को भी सपोर्ट आ जाएगा। तो इस पोजीशन में उन्होंने जो नेक्स्ट चाल खेली वो भी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, क्योंकि शायद से मुझे लगता है उनको नाइट C5 खेलना था, इसलिए उन्होंने B2 को सपोर्ट नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने B3 खेला। अभी B3 खेलने के बाद यहाँ पे मैंने बहुत सोचा कि किया जाए तो क्या किया जाए। H2 पॉन जो है वो वीकनेस है, पर मैं क्वीन मूव करूंगा तो बिशप इंटू F6 आ जाएगा, मेरा पॉन स्ट्रक्चर जो है खराब हो जाएगा। तो मैं पूरा कंफ्यूजन में था कि क्या करूं, पर मुझे लगा कि एक बार उनके पीसेस अगर आ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मैंने डू और डाई, मतलब मुझे आज भी याद है कि आज करेंगे या मरेंगे, मतलब आज मुझे मौका है, मुझे ऐसा लग रहा था दिल में कि जीतना है तो आज ही जीत सकते हैं। तो मैंने क्वीन C7 खेला, उनको ऑफर किया कि आप F6 का नाइट है जिसको मार सकते हो, बिशप कैप्चर्स F6 आ सकता है, मेरा पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, पर उसके पहले मैं खाऊंगा बिशप इंटू H2। यहाँ पे पॉन मारने के बाद किंग H1 फोर्स्ड है और मैंने मार दिया यहाँ पे। वे देखो मेरा पॉन स्ट्रक्चर खराब है, मेरा किंग भी थोड़ा एक्सपोज्ड है, पर मैंने एक चीज़ देखी थी मारने से पहले कि व्हाइट के पीसेस अभी रेडी नहीं है मेरे किंग के ऊपर अटैक करने के लिए। तो उन्होंने बिशप जो है उसका फायदा उठाने के लिए और उनके क्वीन जो है गेम में लाने के लिए उन्होंने एक पॉन सैक्रिफाइस किया, उन्होंने खेला F4 मूव।
तो F4 तो बनता है, क्योंकि अभी मैं बिशप G3 खेलूंगा तो उसके ऊपर क्वीन F3 अटैक आ ही रहा है। मैंने बोला चलो आने दो, अभी बिशप कैप्चर्स F4 मारेंगे, ये मैंने देखा था पहले ही। तो उन्होंने खेला क्वीन F3, मेरे बिशप के ऊपर अटैक, बिशप G5। अब बिशप जो है सब कुछ गार्ड कर रहा है, क्योंकि H4 या फिर F4 दोनों मूव उनके पास नहीं है। उन्होंने खेला नाइट C5, आइडिया है नाइट A6 आके रूक और क्वीन दोनों के ऊपर अटैक है, तो मैंने बिशप C8 खेला, ताकि नाइट A6 का भी खेलोगे तो बिशप कैप्चर्स A6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये पोजीशन मेरे हिसाब से उन्होंने खेलनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट कलर बिशप है, पर मेरे पास बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी मेरा रुक E4 आ जाएगा, रुक H4 भी आइडिया है, किंग के ऊपर बहुत सारा अटैक आने वाला है। ये रुक जब चाहे तब मैं रुक E8 पे आ सकता हूँ, रुक B4 आके D4 के ऊपर अटैक भी हो सकता है। तो मुश्किल तो है, ब्लैक की पोजीशन बहुत अच्छी है बिशप C8 के बाद। तो अभी यहाँ पे उन्होंने सोचा कि चलो एक रुक एक्सचेंज करते हैं। उन्होंने रुक E1 खेला, मैंने कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद अभी उनके सारे थ्रेड्स आ रहे हैं यहाँ पे। रुक E8 आ रहा है, मैंने बोला कि क्वीन एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई जब भी कोई अटैक करता है तो क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। तो मैंने खेला क्वीन F4, उनको क्वीन एक्सचेंज का ऑफर किया, उन्होंने एक्सचेंज भी कर लिया, और एक्सचेंज करने के बाद उन्होंने खेला रुक E7। अभी मेरे A7 के पॉन के ऊपर अटैक है, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बिशप G4 खेलता हूँ। मेरी आइडिया थी ये कि कभी अगर ये मारते हो तो रुक E8 आके बिशप G3 आके रुक E1 चेकमेट की आइडियाज़ है। तो उन्होंने ये देख लिया था। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले G3 खेला, बिशप कैप्चर्स G3, किंग G2 आया, और अभी मैंने बिशप F4 खेला। अभी उनका किंग चेकमेट तो नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मारा A7। पर जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि रुक जो है थोड़ा आउट ऑफ द गेम जा रहा है, तो मैंने रुक E8 खेला। अभी मेरा रुक कभी भी गेम में आएगा। और मैंने एक और चीज़ देखी थी कि मेरा H पॉन जो है वो अभी बढ़ सकता है आराम से, और उसको रोकने के लिए कोई नहीं है। उनको भी शायद से समझ में आ गया होगा, तो उन्होंने खेला B4। तो मैंने इस पोजीशन में H5 खेला, तो उन्होंने रुक A3 खेला, ताकि वो रुक गेम में आ जाए। रुक अभी बिशप मूव होकर गेम में आ सकता है, तो मैंने पहले खेला रुक E3। बिशप अभी मूव नहीं होगा, क्योंकि रुक जो है A3 पे हैंगिंग है। उन्होंने रुक B3 खेला, मैंने पॉन पुश किया H4, उन्होंने रुक B2 खेला, मैंने H3 चेक दिया, किंग G3 G1 उन्होंने गए। तो इस पोजीशन में ऑलमोस्ट ये लॉस्ट पोजीशन है। रुक G3 चेक, वो अगर कभी H2 पे ऊपर आते हैं तो मैं रुक G2 चेक देके ये भी मार सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिशप का भी चेक है। तो उन्होंने डिजाइन करने से पहले किंग F2 खेला, रुक G2 चेक, किंग F1, और रुक इंटू B2 के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए हैंड शेक हैंड किया। और ये थी मेरी पहली ग्रैंड मास्टर की जीत। आशा करता हूँ आपको गेम पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच अतुल। थैंक यू निखिलेश भाई। करते हैं कि लोग जो है इस वीडियो से कुछ जो है वो सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू निखिलेश भाई।